नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विथ प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो अब ठीक है दोस्तों। और हम लोग अब डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर कौन सा है? चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है आप लोगों को। तो एक बार आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। क्लियर है? हम लोग किसका टारगेट किए हैं, किसका प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन से जो किताब आती है उसी से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले माँ शारदे का वंदना करते हुए अपने का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं। अपने साथ पेन और पेपर आप लोग अवश्य लेकर बैठेंगे और जितने भी प्रश्न हैं आप लोग सॉल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमें ज़रूर बताएंगे दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, जो प्रश्न हम यहाँ पर आपको देते हैं होमवर्क में, आप लोग उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? यदि a माइनस 1/a बराबर 1 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? क्या दिया है यहाँ पर? दिया क्या है? सबसे पहले जो दिया उसको लिखिए। a माइनस 1/a का मान दे रखा है यहाँ पर, क्या 1 दे रखा है। आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पर? a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर का मान यहाँ से आपको पूछ लिया। क्लियर है? इसका मान जब पूछ लिया तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको करना क्या होता है, जो यहाँ पर मान दिया है, यहाँ पर जो 1 है इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस का दिया है तो आप इसमें प्लस का 2 जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ऐसे सवाल को ऐसे ही लगाने होते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या दिया है इसमें? इसमें कहा गया है कि 4/5, 2/5 और 5/7 क्या निकालना है? तो इसका निकालना है लसा। अब ये जो आप देख पा रहे हैं संख्याएं, ये क्या है? एक भिन्न है। भिन्नों का लसा कैसे निकाला जाता है? अंश का लसा निकालेंगे, यानी 4, 2, 5 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, बटे हर का मौसा निकालेंगे। 5, 5, 5, 7 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है? अंश का लसा बटे हर का मौसा। अंश का लसा क्या हो जाएगा? तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, बटे हर का लसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा? 20। कितना होगा दोस्तों? 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जितने लोगों को सवाल समझ में आ रहा है, एक बार सभी प्यारे साथी क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में एन टाइप कर देंगे। सभी लोग बताएंगे एक बार, सभी लोग बताएंगे एक बार दोस्तों। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल 4/5 चाल के चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुँचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है? देखिए, सामान्य समय पूछा गया है। एक व्यक्ति अपने सामान्य 4/5 चाल के चाल से चलने पर उसका जो स्पीड है, यानी उसका जो चाल है, क्या दिया दे रखा है? पहले चाल क्या था दोस्तों? उसका पहले उसका चाल क्या था? 5 था, लेकिन अब चल कितना से रहा है? 4 से चल रहा है। ठीक है? सामान्य चाल उसका क्या था? 5, चल कितना से रहा है? 4 से। दूरी तो सेम है। दूरी जब सेम होती है, समान होती है, तो चाल का उल्टा समय होता है। क्या होता है? चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है, टाइम होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से? 4/5 हो जाएगा। 4/5। क्लियर है? कितना मिनट देरी से पहुंचता है? 15 मिनट। देखिए, चलना था उसको कितने मिनट में, कितना समय में? 4 अनुपात में चलना था, लेकिन चला कितने में? 5 में। कितना मिनट वह लेट पहुंचा? कितना मिनट लेट पहुंचा? आप कहेंगे वह लेट पहुंचता है कितना?
एक अनुपात लेट पहुंचता है, लेकिन कितना लेट पहुंचता है, 15 मिनट। एक का मान 15 है, एक का मान क्या है दोस्तों, 15, एक अनुपात का मान 15 है। तो सामान्य समय पूछा है, सामान्य समय क्या है, 4 अनुपात, 4 अनुपात का मान निकाल देंगे। एक का मान 15 है तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 15 गुना 4 यानी 15 चौको 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 घंटा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताएंगे एक बार दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें। अगर जहां भी आपको रत्ती भर दिक्कत आती है तो आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है दोस्तों आपको हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक बार दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए। सबसे पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए, आंसर आप लोग करने का प्रयास करिए। आप लोग प्रश्न को पढ़िए और आंसर करने का यहाँ पर प्रयास करिए। क्या बोला गया है, कहा गया है इस सवाल में कि दीपाली ने कप का एक सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब हानि हुआ। देखिए खरीदती है, यानी उसका सीपी क्या है, सीपी और एसपी क्या है यहाँ पर। सीपी क्या दे रखा है, 375, 375 में खरीदी है, क्लियर है। बेचता कितना भाई, 345 में बेच दिया, 345 में वो क्या कर दी, बेच दी, ठीक है। बताइए, अब देखिए खरीदा 375 में, बेचा 345 में, कितने का नुकसान हो गया उसको रुपए में। 5 में से 5 ये 0, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3। इन 30 रुपये का नुकसान हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर हमेशा नुकसान और फायदा होता है। तो क्रय मूल्य नीचे कर देंगे 375, ये भिन्न बन गया, भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, क्लियर है। चलिए इसको काटेंगे, काटिए भाई, इसको काट पीट करिए। तो इसको काटेंगे आप 15 से, 15 दूना 30, 15 पाँचे 75, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 2 गुना 4 मतलब 8%। कितना परसेंट, 8% इसका सही आंसर है, क्लियर है। बताइए कोई समस्या तो नहीं न उत्पन्न हो रही है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों में से ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जो अभी मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैथ का जो टॉपिक है सभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देंगे, मैं आप लोगों के लिए मैथ का चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रयास करूँगा पढ़ाने के लिए, क्लियर है। चलिएगा इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िए क्या बोला गया है, और हर एक सवाल को लगाने का प्रयास करिए। कलम जब तक आप नहीं डोलाएंगे तब तक आपके दिमाग में सवाल का सैल्यूशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सवाल आप खुद लगाइए, भले ही नहीं लगा पाते हैं, गलत हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लगाने का प्रयास करिए। चलिएगा इसमें क्या बोल दिया इस सवाल ने, कहा है कि W, X, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक W है, और कौन है, एक X है, और एक Y है, और एक क्या है, Z है। ये 4 संख्याएं आरोही क्रम में हैं दोस्तों। कर आरोही माने क्या होते हैं, तो आरोही माने दोस्तों होते हैं बढ़ते क्रम। इनमें से न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, यानी इनमें से जो 3 संख्या न्यूनतम है इसका औसत क्या है, 18 है। यानी हम कह सकते हैं इनका योगफल क्या हो जाएगा, W प्लस X प्लस Y, इसका योगफल क्या हो जाएगा, 18 गुना 3, 18 3 54 हो जाएगा। न्यूनतम 3 संख्याओं का योगफल क्या है, 54, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत क्या है, 22 है। तो 3 अधिकतम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, X Y Z, X प्लस Y प्लस Z, यह 3 अधिकतम संख्याएं हैं। इनका औसत दे रखा है कितना, 22, तो 22 3 क्या हो जाएगा, 66। क्या पूछा है आपसे, इसका परिसर पूछा है, परास पूछा है, रेंज पूछा है। रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के अंतर को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं। आप क्या करिए, इसमें से
ये पहली संख्या, अगर ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, हालांकि मानना नहीं है, ये इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से x से कटेगा, y से कट जाएगा और बचेगा क्या, z माइनस डब्लू। 66 में से 54 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा। ठीक है, यही होता है परास। यही क्या होता है, परास होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का जो अंतर होती है उसको परास बोलते हैं। तो इसका रेंज कितना हो गया, परास कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए दोस्तों, इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे क्या होगा। यहाँ पर जरा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 17 है, यहाँ पर 7 है, 6 संबंधित 17 है। ठीक है, 6 संबंध यहाँ पर 17 है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। क्या चीज़ दिया गया है भैया, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17 संबंधी 8 है। रेत और बजरी क्या अनुपात दे रखा है, 17 संबंधी यहाँ पर 8 दे रखा है। ये 17 है तो ये क्या है, 8 है। फिर आगे बोला है कि जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 संबंधी 17 है। बजरी और सीमेंट यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। बजरी क्या है, 6 है, तो सीमेंट क्या है दोस्तों, 17 है। ठीक है, यह अनुपात वाले सवाल होते हैं। यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर ये जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन आ जाता है, यहाँ पर जो बगल में होता है वही यहाँ पर आता है। तो बगल में क्या है, 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। और ये जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन आएगा, इसके बगल में जो है, तो इसके बगल में क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। एक बार बताएंगे कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपसे पूछा क्या है, मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। बजरी का कोई जिक्र नहीं है, बजरी को लेना ही नहीं है। क्लियर, 17 से 17 कटेगा और यहाँ से काटिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, यानी क्या हो जाएगा, 3 संबंधी 8, सॉरी 3 संबंधी 4, 3 संबंधी 4 इसका अनुपात सही है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत बताइए भैया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या बोला है, इसमें इस सवाल में कहा गया है 3249 का वर्गमूल कितना है। तो 3249 का वर्गमूल आपको बताने हैं दोस्तों। 3249 का वर्गमूल कितना होगा, एक बार बताएंगे सभी प्यारे साथी, 3249 का वर्गमूल कितना है। चलिए देखिए, इस 3249 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट तरीका क्या होता है, 3249 इसका वर्गमूल निकालना है। इसको अंडर रूट में रखेंगे। क्या करते हैं, इसमें 2 का जोड़ा लगा देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 2 का जोड़ा लगा देंगे, लास्ट से 2 का जोड़ा लगा देंगे, लग गया। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 9 है। अब देखिए किसके इकाई के अंक में 9 आता है, किस संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 आता है। एक तभी या 3 आता है और एक क्या है, 7 है। क्लियर है, ठीक है, यानी 3 और 7 होगा। ये तो ऑप्शन गलत है, ये 9 वाला भी ऑप्शन गलत है। या तो इसका आंसर 63 होने वाला है या फिर 57 होने वाला है, इन्हीं दोनों में से एक सही है। क्लियर है। अब 32 देखिए, 32 किस संख्या के वर्ग के आसपास आता है, 32 से छोटा ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। देखिए अगर यहाँ पर हम मानते हैं 57 सही है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 6 का 36 होता है। 6 अगर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 32 से कम है। तो यहाँ पर या तो इसका आंसर 53 हो सकता है या फिर 57 हो सकता है। अब ये चेक करना है कि कौन सा दोनों में से सही है। तो आपने 5 लिया है, 5 की अगली संख्या क्या होती है, 6 होती है। 6 का गुना कर देंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब चेक करेंगे 32 से क्या 30 छोटा है। अगर 32 से 30 छोटा है, 32 बड़ा हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। अगर 32 बड़ा है, अंदर वाला संख्या बड़ा हो गया इससे, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो 30 से 32 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, मतलब 57 सही हो जाएगा। ठीक है, 57, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा गया है इस सवाल में? दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। कहा है कि एक्स वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या है। एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी पूछा गया है। एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या होगा? पहला कथन दिया गया है वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है। अब एक्स प्लस जेड का वेतन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड का औसत मजदूरी क्या होगा। क्लियर है? तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत है। क्लियर है? क्योंकि हम वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा बोला गया है, तो एक्स प्लस जेड का वेतन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ से बता ही नहीं सकते हैं कि वाई का वेतन क्या होगा। जब तक तीनों का वेतन नहीं पता चल जाएगा तब तक हम औसत नहीं बता सकते हैं। तो पहला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, एक्स और वाई एक साथ, यहाँ पर जेड है, जेड है यहाँ पर, एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 अधिक कमाते हैं। जेड का वेतन क्या है, 500 रुपये है। जेड का वेतन देखिए क्या बोला गया है कि जो एक्स है और प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, जेड से क्या है 40 अधिक है। जेड का क्या है वेतन है, जेड का वेतन 500 है, 500 जेड का वेतन है। एक्स प्लस वाई का वेतन क्या हो जाएगा 40 अधिक, यानी 540 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का वेतन पता हो गया, जेड का पता हो गया, तीनों का योगफल निकालेंगे, आप बट्टे 3 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। तो दूसरा कथन से यहाँ पर पता चल जा रहा है कि तीनों का औसत क्या होगा, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन इसका सही हो जाएगा। क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए केवल एक पर्याप्त है, नहीं ये तो गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है। केवल दो कथन क्या है पर्याप्त है, जबकि केवल एक कथन एक अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? एक बार थम्स अप करके बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक है उसको भरने में 10 घंटे का समय लेते हैं। तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल काम क्या है, इतना टोटल काम है, ये क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, यानी ए और बी मिलकर केवल और केवल 4 घंटे तक ही काम किया, केवल और केवल 4 घंटे तक ही काम करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए और बी का 6 घंटे का काम बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 10 घंटे में कर सकते हैं। 4 घंटे इन्होंने साथ काम किया तो ए और बी के 6 घंटे का काम बचा हुआ है। आगे कहा गया है फिर बी ने काम बंद कर दिया, यानी बी अब काम नहीं करता है। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, यानी बी काम छोड़ता है तो ए ने काम तो छोड़ा नहीं, ए ने लास्ट तक काम किया है। और टैंक को भरने में घंटे लगे, मतलब यहाँ पर 9 छूट गया दोस्तों, 9 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं, 9 घंटे लग गए हैं। यानी ए और बी का जो 6 घंटे का काम है वह बी छोड़ने के बाद ए अकेले उसको 9 घंटे में पूरा कर देता है। क्लियर है? तो ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से निकाल दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से काटिए, 3 तिया 9, यहाँ से जाएगा क्या 2A प्लस का 2B और बराबर इधर क्या हो जाएगा 3A। 2A को इधर लेकर आएंगे, 2A जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो यह हो जाएगा A बराबर 2B। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दीजिए आप A संबंधी B का मान, यानी A बटे B का मान निकाल दीजिए, यहाँ पर अनुपात निकाल दीजिए। तो A का अनुपात क्या हो जाएगा 2, B का अनुपात 1। टोटल काम क्या हो जाएगा, A और B का अनुपात निकल गया है 2 संबंधी 1, तो A और B क्या हो जाएगा 3, भाई 2 + 1 3, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 10 मतलब 30। टोटल काम कितना है 30 टोटल काम है, कुल काम कितना है 30 है।
अगर ए काम करता है अकेले, ये अगर अकेले काम करता है ए 2 की क्षमता से, तो ये जो 30 काम है इसको करने में कितना दिन लगेगा? तो 15 दिन नहीं, मतलब घंटे कितने लगेंगे? तो 15 घंटे का समय लगेगा। 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पाइप और टंकी वाले प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और आसान बनते हैं, लग जाएंगे दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वृत्त चार्ट पाई चार्ट में कुछ फसलों की वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर शुगर कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। और अदर क्या है? 140। वीट मतलब गेहूँ क्या है? 100 डिग्री। और राइस यानी चावल क्या है? तो 10 डिग्री दिया गया है। कहा गया है प्रश्न में यदि कुल उत्पादन 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताइए। चावल के उत्पादन के बारे में बात किया गया है। कुल मात्रा कितनी है भैया? 9000 है, यानी 360 डिग्री का मान कितना दे रखा है? 360 डिग्री का मान यहाँ पर कितना दिया है? तो 9000 दे रखा है। ठीक है, चावल का पूछा है तो चावल का आप देख लीजिए कितना डिग्री है? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का मान आपको निकालने हैं। 10 डिग्री का मान यहाँ पर निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 9000 बटे 360 गुना में 10, यहाँ से काटेंगे ख़त्म हो जाएगा। 9 चौको 36, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 250। 250 तो यहाँ से आ गया। आपको वार्षिक में दिया है, मंथली निकालेंगे, 12 से गुना कर दीजिए इसमें। तो 12 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। 12 25 60 हासिल का 6, 12 दूना 24, 24 6 30, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3000 हो जाएगा दोस्तों। चावल का उत्पादन जो आएगा मात्रा वह कितना होगा? 3000 आएगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग एक बार लगाएंगे, बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। सभी लोग सवाल का आंसर करते रहें दोस्तों, सभी लोग सवाल लगाते रहें। इसका आंसर क्या होगा? किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या बताइए। वह संख्या नहीं पता है, वह संख्या मान लेते हैं यक्ष है। इसका 28% यानी 28/100 का मान, 28% मतलब 28/100 का मान क्या दिया है यहाँ पर? 35 दिया है। तो यक्ष का मान आपको निकालने हैं। 7 से काटिए 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल। यक्ष का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 गुणे 25, 25 पंजे 125, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला प्रश्न। 9000 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? अब ये सवाल दोस्तों हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने HW में दे रहे हैं होमवर्क में, जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्लास लेंगे, तो मैं सबसे पहले जो होमवर्क में सवाल दे रखा हूँ उसको आपको बताऊँगा कि आपको कैसे लगाने। एक बार आप लोग प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी थी? कितनी है मासिक आय? मान लेते हैं उसकी मासिक आय x है। अब क्या करता है, इसमें से 15% घर के किराए पर खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 85%। ठीक है, 85% यहाँ पर बचा देता है, यानी 85/100 हो जाएगा। शेष का, अब ये शेष राशि उसके पास बचा है, इसका 40% क्या 60% क्या करता है? घरेलू खर्चों पर खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 40%। कितना? 40/100, इतना बचा लेता है। लास्ट में उसने कितना बचा लिया? 2210 रुपये बचा लिया। तो ये 2210 के क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 17 से काटेंगे 17 5 85, 17 1 कम 17 और 17 3 51, 130 हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30, ठीक है।
और इसको आप काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 500, यक्स बटे 500 बराबर 13। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा भैया 13 5 6500, कितना 100 6500। यक्स का मान क्या हो जाएगा 6500 इसका मासिक आय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताएंगे सभी दोस्त, एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या इसका है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। शहर दिया है इस बॉक्स में, इसमें जनसंख्या दिया है, इसमें शिक्षित लोग दिए हैं, इसमें अशिक्षित लोग दिए हैं। शिक्षित लोगों का परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है। क्या बोला गया है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत 1 तक पूर्णांकित कीजिए। किसमें, शहर सी की बात किया है, सी वाला यह है। शहर सी में जनसंख्या कितनी है, तो टोटल जनसंख्या यहाँ पर 150 है, ठीक है। जिसमें से शिक्षित कितने हैं, तो आप बताइए भैया 50 शिक्षित हैं, तो इसका परसेंटेज क्या होगा। परसेंट बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, इसमें गुना कर देंगे। जो ही गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे 5 या 15, 1/3 गुना 100 मतलब 100/3। इसका मतलब क्या होता है 33.33%। 33.33% ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो कॉट थीटा का मान बताइए। कॉट थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप लोग, कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा को इधर लेकर आइएगा तो 2 माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का नियम लगा देंगे। यहाँ पर ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 दूना 4 कॉट थीटा। क्लियर, अच्छा एक कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेकर आइएगा तो यह हो जाएगा क्या चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 4 कॉट थीटा। इसका मान 1 होता है, कितना होता है दोस्तों, इसका मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 बराबर 4 माइनस 4 कॉट थीटा। 4 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 4 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। कितना 3/4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब 0.75 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.75 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। एक लॉन रोलर की 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। देखिए अगर 1 चक्कर चलना है, 1 चक्कर में कितना चलेगा, 1 चक्कर में चलेगा यहाँ पर 2 पाई। कितना पाई 2 पाई। यहाँ पर बोला गया 1 घंटे में कितना चलता है, तो वह 1 घंटे में यहाँ पर चलता है कितना, 1 घंटे में चलता है दोस्तों यहाँ पर 20 चक्कर, यानी 60 मिनट जब लेता है तो वह 20 चक्कर चलता है। 60 का मान 20 है। क्लियर, तो 25 मिनट में कितना जाएगा, तो 25 का मान निकाल दीजिए। 20/60 गुना 25, इससे कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी 25/3 चक्कर। 1 चक्कर में 2 पाई चलता है रेडियन, तो
तो इतना 25/3 चक्कर में कितना चलेगा, कितना रेडियन, 2 पाई से गुना कर देंगे तो 25 दूना 50, 50 पाई/3 रेडियन चलेगा। कितना चलेगा, 50 पाई/3 रेडियन चलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 50/3 रेडियन यहाँ पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार दोस्तों आप लोग थम्स अप करके बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। एक संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसका आप कैसे पहचान करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। पहला कंडीशन यहाँ पर कि यूनिट डिजिट अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका इकाई का अंक 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका इकाई का अंक 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बस एक ही संख्या बच गया, बी नंबर 441, जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन और होता है, अगर डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 है तो पूर्ण वर्ग होगा। 1, 4, 7, 9 है तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग वह यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे देखिए अभी यहाँ पर 441 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम यानी अंकों का योग जो है वह है कितना होना चाहिए, 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। देखिए होगा 4, 4, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम जो है 9 आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है दोस्तों। बाकी दो कंडीशन हमने यहाँ पर बताया आपको, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन देखिए, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जो संख्याएं बच रहे हैं उन अगर इकाई का अंक उनमें से कोई भी आ गया तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते पूर्ण वर्ग होगा, वह हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा, इसके लिए दूसरा कंडीशन हम लोग चेक कर लेंगे। अगर अंकों का योगफल अगर 1, 4, 7, 9 आ जाता है तो वह पूर्ण वर्ग होगा दोस्तों। ये सब तरीके होते हैं। और एक तरीका एक और होता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो जस्ट उसके पहले 2 होना चाहिए, तभी वह पूर्ण वर्ग बन सकता है। अच्छा, जीरो वाला बात करते हैं। जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। अगर जीरो लास्ट में सम में है, सम का मतलब या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वह पूर्ण वर्ग बन सकता है। ये सब कंडीशन होते हैं दोस्तों जो कि आपको याद रखने होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 441 हो जाएगा। क्लियर है। 441 किसका वर्ग होता है, आप लोग कमेंट करके जरा बता देंगे 441 किसका वर्ग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलॉक का आकार के एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक है। छिन्नक के का बाहरी जो व्यास है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। पूरे शटलकॉक की ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर है। बाहरी पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा क्या होगा। बाकी कल जब मैं आऊँगा तो आपको इसका आंसर, जो भी मैं होमवर्क में जो भी सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सबका मैं सलूशन अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। दो भिन्नों का योगफल 5/6 है। इनमें से एक भिन्न 3/4 है, दूसरी भिन्न बताइए। तो दूसरी भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, योगफल में से पहला भिन्न घटा देंगे। तो 5/6 में से क्या करिए आप, 3/4 को घटा दीजिए। 3/4 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका लॉस क्या हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, माइनस 4 3 12, 3 3 9, यानी 1/, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। अगला प्रश्न, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याएं जिनका माध्य बताना है आपको क्या होगा।
पहली 5 त्रिकोणीय संख्याएं हैं जिनका माध्य क्या होगा, यह आपको यहाँ पर बताने हैं दोस्तों। चलिए, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या क्या क्या हैं, ये पहले आपको जानना जरूरी है। तो त्रिकोणीय संख्या निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं। देखिए, पहली त्रिकोणीय संख्या 0 + 1 होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या हो जाएगा, तो 0 + 1 + 2 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप निकालिएगा तीसरी, तो 0 + 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, एक में 2 जोड़ा गया है, एक में 2 जोड़ा गया है, 3 हुआ, 30 में 3 जोड़ा गया है, 6 हुआ है। अब 6 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं दोस्तों, ये त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं। टोटल त्रिकोणीय संख्या 5 हो गई। अब इनका माध्य पूछा है तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले 15 10 25, 25 और 25 और 6 31, 31 और 31 और 3 क्या हो जाएगा 34 और 1 35 हो जाएगा दोस्तों। 35 बटे कुल कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5 से भाग देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 7। इनका माध्य क्या हो जाएगा 7, इसका माध्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको त्रिकोणीय संख्या निकालने आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब इस प्रश्न में क्या बोला गया है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का यहाँ पर कितना है दोस्तों, नहीं पता चल रहा है, अभी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना होगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर 3 है दोस्तों। ठीक है, ये 3 है, 3 गुना है। पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है, तो क्रिस का वर्तमान आयु बताइए। ऑप्शन से हम हल करते हैं दोस्तों इसको। देखिए, ऑप्शन से कैसे हल करते हैं इस बात को समझिएगा। हम मानते हैं यहाँ पर 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक तो क्रिस है, एक कौन है, पार्थिव है। अब यहाँ से मान ले रहे हैं कि जो क्रिस है, क्रिस की उम्र कितनी है दोस्तों, 28 वर्ष है। अगर क्रिस का उम्र क्या है 28 साल है, क्रिस की वर्तमान आयु कितना मान लिए हम 28 मान लिए, तो क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। क्रिस जो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब पार्थिव क्रिस से 5 साल बड़ा होगा, तो पार्थिव कितना हो जाएगा 33 वर्ष हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, 8 साल जब पहले जाइएगा तो 8 साल क्रिस की उम्र घटेगी। ठीक है, और 8 साल पहले और 8 साल ये भी कम होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, 8 साल पहले क्रिस की उम्र क्या थी 20 साल, और ये क्या था दोस्तों, ये था 25 साल पार्थिव। कह रहा है कि क्रिस का उम्र का 3 गुना, इसका 3 गुना करिएगा, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्रिस की उम्र का 3 गुना, पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 ज़्यादा है, पार्थिव का उम्र 2 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50। अब इससे यह 10 ज़्यादा है, तो देखिए 10 ज़्यादा तो है ही है, 10 में 50 में जब 10 जोड़ेंगे तो तभी 60 होगा, इसका मतलब 10 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिए दोस्तों, ऑप्शन से हल करिए। ठीक है, आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्या होगा, 60 रुपये में ख़रीदा है, बेचा 25% के लाभ पर, यानी 60 को 125% पर बेचा है। 125 बटे 100 कर देंगे तो इतना में बेचा है, काटेंगे और 2 से काटिए, 2 5 10, 2 से काटेंगे 3 बार में कैंसिल, 5 से काटेंगे 25 5
125, 25 यहाँ क्या हो जाएगा 75, 75 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्या ABCD और E में से विषम संख्याएं कौन सी हैं, बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर कथन दिया गया है कि ABCD और E प्राकृतिक संख्याएं हैं, B क्या है, अभाज्य है। अब इससे हम नहीं बता सकते कि कौन सी विषम संख्या है, ना तो इस पहले कथन से पता चल रहा है, ना ही दूसरे कथन से पता चल रहा है। इसका मतलब उत्तर देने के लिए ना तो कथन 1 पर्याप्त है, ना ही कथन 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये 23 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर एक प्रश्न समझ में आए होंगे, और जो प्रश्न हमने कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी प्रश्न हमने आपको होमवर्क में दिया है आप लोग उसे लगाने का ज़रूर प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है, कल जब ही हम आएंगे अगले वीडियो को लेकर, तब सबसे पहले मैं उन्हीं प्रश्नों पर विचार करूँगा जो आपको होमवर्क में दिया हूँ। तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।